friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए 7th क्लास आप लोगों की चल रही है ज्योग्राफी की, 6th क्लास में कंप्लीट करा चुकी हूँ। और देखिए जो 7th क्लास है इसमें 9 चैप्टर आप लोगों के हैं, लेकिन जो न्यू बुक NCERT की आई है उसमें 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, इसलिए सिर्फ 7 चैप्टर हैं। लेकिन अभी आप लोगों को ओल्ड पैटर्न पर ही देखना है चीज़ें, क्योंकि CTET का जो सिलेबस है वो ओल्ड पैटर्न पर ही आधारित है, ठीक है। और जो ये 7 चैप्टर्स हैं इनमें कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ें, सेम कंटेंट आपको मिलेगा जो नई बुक है, ठीक है। तो 7th और 8th क्लास में चेंजेस नहीं है, सिर्फ चैप्टरों को कम किया गया है। जो 6th क्लास है वो कम्प्लीटली चेंज है, उसमें जो टॉपिक है वो मर्ज तो किए गए हैं लेकिन थ्योरी काफ़ी कम कर दी गई है। तो ये क्लास हम लोग न्यू पैटर्न पर कर लेंगे, इसके अलावा और सारी चीज़ें आप लोगों की सेम है। बात करें आज के चैप्टर की तो देखिए 4th चैप्टर हम लोग यहाँ पर करेंगे जिसका नाम है वायु। इससे पहले 3 चैप्टर मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ 7th क्लास के, ठीक है। वायु जिसमें देखिए हम बात करेंगे वायुमंडल की परतों की। इस चैप्टर से हमेशा देखिए CTET में एक क्वेश्चन ज़रूर आया है, चाहे वो समताप मंडल से हो, मध्य मंडल से हो, क्षोभ मंडल से हो, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को मिलता ही है। इसके अलावा देखिए अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, जो भी आगे वैकेंसीज आप लोगों की आने वाली हैं, तो वहाँ पर भी इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर है वो है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? तो देखिए हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। तो देखिए किसी भी तरीके से निर्भर हो, लेकिन किस चीज़ पर डिपेंड है? तो वायुमंडल पर ही डिपेंड है। वायुमंडल का संगठन किस तरीके से हुआ? तो देखिए वायुमंडल का संगठन, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। देखिए जो सबसे बड़ा भाग घेरती हैं वो कौन सी गैसें हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है जो सबसे ज़्यादा भाग जो है वो घेरती हैं किसका? वायुमंडल का। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑर्गन, ओजोन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। अब देखिए इस पिक्चर से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि किसकी कितनी मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। देखिए बात करें नाइट्रोजन की तो देखिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें 21%। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% होती है। जो ऑर्गन है वो 0.93% होती है। इसके अलावा जो अन्य जो जिसमें हीलियम ये सब चीज़ें, ओजोन आ जाती हैं, तो वो क्या है? वो सभी अन्य हैं आपकी 0.04%, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये वायुमंडल का संगठन है कि कौन कौन सी गैसें जो हैं वो कितना आयतन घेरती हैं वायुमंडल का। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जो हरे पादप होते हैं, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। देखिए जो चीज़ें आजकल हो भी रही हैं, अगर वृक्ष काटे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें फेस करने को मिल रही हैं। नेक्स्ट देखिए अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे संतुलन क्या होता है? बना रहता है। इसलिए कहते हैं पौधों को मत काटो, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए यहाँ पर, यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से ये संतुलन गड़बड़ा जाते हैं और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। देखिए आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी, जितने भी वृक्ष काटे जा रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही है? हमारे एनवायरनमेंट में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा जो है वो क्या करती है? हमारी पृथ्वी के मौसम और जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
वायुमंडल की संरचना। अब देखिए बात करते हैं वायुमंडल की संरचना, जिसमें वायुमंडल की परतें होती हैं। कौन कौन सी परतें होती हैं? तो देखिए हमारा वायुमंडल जो है वो 5 परतों में विभाजित है। कितनी परतों में? 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। बिल्कुल पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आती है आपकी वो क्या होती है? तो वो होती है शोभ मंडल। ठीक है, पहली जो परत होती है वो कौन सी होती है? वो होती है शोभ मंडल। देखिए यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्या है? देखिए जो शोभ मंडल है ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर होती है। देखिए हम इसी मंडल में मौजूद हैं, वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, देखिए जो भी घटनाएं होती हैं, वर्षा, कोहरा आना, ठीक है, ओला वर्षण होना, वो सब इसी परत के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें समताप मंडल की, तो समताप मंडल जो है वो देखिए शोभ मंडल की ऊपरी परत है। ठीक है, समताप मंडल जो है वो शोभ मंडल की ऊपरी परत है। शोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। देखिए इस परत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए ये जो मंडल होता है, ये जो बादल होते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, उनसे लगभग मुक्त होता है। इसलिए यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। ठीक है, इसमें ओजोन गैस की परत भी होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ये भी पूछा जाता है देखिए कि जो ओजोन गैस है वो कौन सी परत में पाई जाती है, कौन से मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, देखिए अगर हम पिक्चर के थ्रू यहाँ पर चीज़ें देखें तो देखिए सबसे पहली जो परत है वो क्या है? आपकी शोभ मंडल है, जिसमें मौसम संबंधित सभी घटनाएं घटित होती हैं। इसके अलावा समताप मंडल सेकंड आती है, जिसके अंदर ओजोन गैस पाई जाती है। दूसरा हवाई जहाज जिसमें उड़ाए जाते हैं, क्योंकि ये सारी मौसम संबंधी घटनाओं से क्या होती है? मुक्त होती है। अब जो इसके ऊपर आती है वो आती है आपकी देखिए मध्य मंडल। अब देखिए मध्य मंडल क्या होती है? देखिए मध्य मंडल थर्ड परत है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड हैं, देखिए उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। मध्य मंडल की अगर हम बात करें तो देखिए मध्य मंडल में जो उल्का पिंड होते हैं, वो क्या होते हैं? इसकी परत में आते ही क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट जो परत है वो है वाह्य वायुमंडल। वाह्य वायुमंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ जो तापमान होता है वो अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। देखिए अगर हम वाह्य वायुमंडल की बात करें तो जितनी भी ऊंचाई पर हम लोग बढ़ते हैं, जितनी ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे तो उसके साथ साथ जो तापमान होगा वो क्या होगा? अत्यधिक तीव्रता से बढ़ेगा। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। देखिए इसको हम आयन मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आयन मंडल है वो इसी परत का क्या है? एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। देखिए जो रेडियो संचार होते हैं उसके लिए इस परत का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत पर द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। तो देखिए जो पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि जो रेडियो संचार के लिए सबसे बेस्ट जो परत है वो कौन सी है? तो वो है वाह्य वायुमंडल, जिसमें रेडियो तरंगे क्या होती हैं? पाई जाती हैं। रेडियो तरंगे इस परत में क्या होती हैं? प्रसारित होकर के पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए लास्ट परत है यहाँ पर कौन सी? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल क्या होता है? तो देखिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो होती है बहिर्मंडल। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो देखिए इस परत में जो गैसें हैं वो पाई जाती हैं। जैसे हल्की गैसें कौन कौन सी हो गई? हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या है? एक वायु की पतली परत है जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसी पतली जो हल्की गैसें होती हैं वो इस परत में पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए पांचों की पांचों परत मैंने आप लोगों को बता दी हैं। कौन कौन सी चीज़ें इन परतों में इंपॉर्टेंट है जहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो चीज़ें भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मौसम और जलवायु। देखिए मौसम और जलवायु क्या है? मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। देखिए जो भी औसत मौसम वहाँ का होगा वो क्या करेगा? वही वहाँ की जलवायु को बताता है। ठीक है, कि वहाँ की जलवायु कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है तापमान। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं।
वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। देखिए तापमान की अगर हम बात करें तो दिन और रात की वजह से नहीं बल्कि जो ऋतुएं होते हैं, ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है उसके कारण भी जो तापमान होता है वो बदलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए आतपन। आतपन क्या होता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आतपन क्या होता है, अभिकथन के थ्रू भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगी उसमें देखना आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताई जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे थ्योरी में से ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आतपन देख लेते हैं। जो आतपन होता है वो क्या होता है, तो देखिए आतपन तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। किस चीज़ के, जो तापमान होता है हमारी पृथ्वी पर उसके वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। देखिए सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो पूरी की पूरी ऊर्जा पृथ्वी पर नहीं आती, क्योंकि अगर कंप्लीट आएगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी, ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जो आतपन होती हैं ये क्या करती है कि पृथ्वी पर आने से इन जो सूर्य की ऊर्जा होती है इसको क्या करती है, रोक लेती है। उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, आतपन कहते हैं। आतपन क्या होता है, देखिए सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। देखिए बात करें अगर हम भूमध्य से रेखा से अगर ध्रुवों की ओर हम जाते हैं तो क्या होता है, ये घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें और धातु तथा कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। ठीक है, रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो नगरों में तापमान अधिक होता है वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर भीड़ वाले जो ऊंचे भवन होते हैं वो क्या करते हैं, गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का जो तापमान होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की देखिए अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तापमापी जो है, तापमापी को कौन माप सकते, देखिए तापमान मापता है। वायुदाब मापी वायुदाब मापता है। वर्षा मापी जो होता है वर्षा की मात्रा मापता है। इसके अलावा जो वात दीर्घदर्शी है वो क्या करता है, पवन की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर वायुदाब। वायुदाब क्या होता है, तो देखिए पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। देखिए बात करें हम पृथ्वी की सतह पर, तो पृथ्वी की सतह पर जो वायु के द्वारा भार लगाया जाता है उसको कहते हैं वायुदाब। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से गिरने लगता है। देखिए जब हम वायुमंडल की परत से, मान लीजिए शोभ मंडल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो वायुदाब होगा वो क्या होगा, तेजी से गिरता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब का क्षैतिज विवरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। देखिए अगर वायु की हम बात करें तो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या करती है, गमन करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है पवन। देखिए पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहा जाता है। देखिए जब हम उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करते हैं तो उस गति को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। पवन के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर स्थायी पवनें। स्थायी पवनें कौन सी होती हैं, व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। देखिए बात करें अगर हम पश्चिमी और पूर्वी पवनें, जो स्थायी पवनें होती हैं ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, उनको ही कहते हैं स्थायी पवनें। मौसमी पवनें कौन सी होती हैं, तो देखिए ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। बात करें हम देखिए मानसूनी पवनों की, तो ये क्या होती हैं, ये मौसमी पवनें होती हैं जो ऋतुओं के साथ अपनी दिशा को बदलती हैं। नेक्स्ट बात करें स्थानीय पवनें। देखिए स्थानीय पवनें क्या होती हैं, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल और समुद्री समीर। ठीक है, तो देखिए स्थानीय पवनें क्या होती हैं, ये छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में ही चलती हैं, किसी विशेष समय में। ठीक है, जैसे उदाहरण हो गया स्थल और समुद्री समीर। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और सूक्ष्म स्थानीय पवनों को लू कहा जाता है। देखिए अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो आप देखिए यहाँ पर देखते होंगे मार्च के महीने में अगर आप देखते हैं होली के आसपास क्या होती हैं, लुएं चलती हैं, तो ये क्या होती हैं, ये स्थानीय पवनें होती हैं। ठीक है, ये क्या हो रही है, वर्ष या दिन के एक विशेष समय में ही चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है, जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बनाता है। देखिए ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है साइंस की बुक में भी, कि जब क्या होता है, पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से जब वाष्पित होती है जल, ठीक है, तो वो क्या बनाती है, जलवाष्प बनाती है।
वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। देखिए, वायु में किसी भी समय जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसको आर्द्रता कहा जाता है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे आर्द्र कहते हैं। आर्द्र दिनों में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा जब विंटर्स में होते हैं, विंटर्स में कपड़े सूखने में टाइम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। तो देखिए जब जलवाष्प ठंडा होता है तो ये क्या होता है, ये संघनित होकर के क्या करता है, जल की बूंदें बनाते हैं। अब जो ये जल होता है, जल की बूंदें होती हैं, बादल इन्हीं जल की बूंदों का एक समूह होता है। क्या होता है, जो बादल होता है वो जो ये बूंदें बनती हैं, इन बूंदों का ही क्या होता है, एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें, तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। वर्षण के रूप में क्या होती हैं, नीचे पृथ्वी पर आ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर है वो है वर्षा। देखिए वर्षा जो होती है, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षण होता है वो क्या होता है, वर्षा कहलाती है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। मतलब जो भूमि के अंदर जल है वो ज़्यादातर वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। क्रिया विधि के आधार पर देखिए, क्रिया विधि के आधार पर अगर हम बात करें तो वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। देखिए इस तरीके की वर्षा होती हैं। देखिए फर्स्ट आपकी आती है चक्रवाती, दूसरी आती है पर्वतीय और थर्ड आपकी आती है संवहनी वर्षा। ये किसके वर्षा के प्रकार। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं दी गई थी, इसीलिए हम लोग सिर्फ वही चीज़ें करेंगे जो सिर्फ एनसीईआरटी में आप लोगों को दी गई हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती है। जो भी यहाँ पर दिया गया अगर डिटेल है तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, नॉर्मल चीज़ें दी गई हैं तो नॉर्मल पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें हमें वही करनी है जो एनसीईआरटी में पूछी गई है, ना इससे बाहर और ना ही जो चीज़ें अंदर है वो हम लोगों को छोड़नी है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे इस चैप्टर से वो सारे मैंने आप लोगों को कवर करा दिए हैं। ठीक है, जितने भी पॉइंट यहाँ पर हो सकते थे। अभी देखिए जो क्लासेस है वो जल्द से जल्द आप लोगों की पूरी करने का कोशिश हो रही है, जिससे कि आप लोगों का प्रैक्टिस सेट और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो जल्दी से स्टार्ट किए जाएं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहां से एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है उनकी भी आप लोगों को मैराथन प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।